वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हमले के मियां तारे के साथ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में इस वक्त तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं फिदा हुसैन साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं रहमत खान वर्दक साहब, सदर हैं तहरीक इस्तक़लाल के। अलवी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अलवी साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी एक बहुत बड़ी ताकत जो जनूबी पंजाब में इस वक्त तहरीक इंसाफ में शामिल हुई है, बहुत बड़ा ग्रुप जो है मुस्लिम लीग काफ से मुनहरफ होकर जो है मुस्लिम लीग काफ छोड़कर आपके साथ शामिल हुए हैं। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब जो लीडरशिप, आपको 1000 के करीब जो कैंडिडेट चाहिए, आपको लीडरशिप की कमी नहीं है। वो लोग जो हैं एक जिस तरह कहते हैं कि अपने क्लीन इमेज के लिए तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कि बाकी लोग भी जिनके खिलाफ कोई करप्शन है, ये इस टाइप की चीज़ें हैं, वो अगर कोई अपनी जमात छोड़ के आता है तो आप उनको ले लेंगे? देखिए, हमने आज ही स्क्रूटनी कमेटी एक बनाई है जी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये मामलात ऐसे हों कि हम स्क्रूटनाइज कर सकें कैंडिडेट्स को। फ़िलहाल तो पिछले दिनों तो ये हो रहा था कि हर शख्स जो ऐलान करके भी ज्वाइन कर रहे थे, तो हमने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई है जिसके अंदर हम ये इस्तेमाम करना चाहते हैं कि जो लोग आ भी रहे हैं उनकी तहकीक करके उनको शामिल किया जाए। मैं आपको इसके साथ साथ ये बात भी बताता हूँ कि खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कमिटमेंट किया है अवाम के साथ कि जब टिकट देने का वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हमारा जो काफ़िला है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि देखिए, एक कैफियत होती है कि लोग अपना वोट लाते हैं, एक कैफियत ये होती है कि पार्टी अपना वोट लाती है। ठीक है ना? अब इसकी कॉम्बिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिताती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जहाँ पर भी वोट था है तो कैंडिडेट के साथ मिलकर वो बढ़ जाता है, है? और यही एक चीज़ बनती है जिसके बाद जीत पैदा होती है। तो पार्टी अपना वोट बैंक बड़ा कर रही है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मिसाल के तौर पर पार्टी का कहीं अगर 40,000 वोट है या 30,000 वोट है तो हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो 10,000 या 15,000 डालकर आगे चला जाए। तो लिहाजा हमारी सिलेक्शन प्रोसेस बेहतर हो जाती है। अच्छा, और शहरों के अंदर मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी हम उस कैफियत में आ गए हैं, लाहौर में, पंजाब में, जहाँ खंबा खड़ा हो जाए, और खंबे का मतलब आइडियोलॉजिकल वर्क। ठीक है, नहीं अभी आप यकीनन अभी खंबे खड़े करने का वक्त शायद आ जाए, लेकिन एक चीज बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन होगा कि जो आप क्लीन चिट लेने के लिए कुछ लोग जिस तरह आ रहे हैं आपकी पार्टी में, मुझे अभी किसी दोस्त ने कहा कि क्या आसिफ जरदारी साहब भी तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे अपने आप को क्लीन साफ करने के लिए, और मुशर्रफ साहब भी आ जाएंगे, क्या इस तरह की भी कोई? मेरे ख्याल से उनका कहीं भी जितनी भी धुलाई हो वो धुल नहीं सकते, लिहाजा वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस का आपने जिक्र किया ना, तो बाकी केसेस भी तो आपके पास ऐसे ही आ रहे हैं। नहीं, मेरा आप बताइए, मैं नहीं समझ। बोसन साहब ने क्या मुशर्रफ के पहले दौर में क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते कितनी करप्शन नहीं की? देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, नंबर एक, मैं तो इंडिविजुअली किसी पर बहस नहीं कर रहा, मैं आपको उसूली बात आपके सामने रख रहा हूँ। उसूली बात यह है कि जब पार्टी बड़ी होगी तो सब लोग आएंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं कहता हूँ कि बस का ड्राइवर अगर दयानतदार और सीधी राह पर जाएगा तो बस के मुसाफिर जो है ना, बस का डायरेक्शन नहीं बदल सकते। दूसरी बात, आप इत्तेफाक कीजिए नहीं कि बस और पार्टी में बस जहाज कोई भी चीज हो। हाँ। मैं तो देखिए, पार्टी भी उसी तरह है, ये काफिला लेकर लीडर चलता है किसी डायरेक्शन में। सर, पीआईए का बहुत बुरा हालात हो गए हैं। आपको ये बता दूं, आपको की रेलवे की, ट्रेन की, बसों की हालत बात ना करें, क्योंकि बड़े हालात खराब हो चुके, बसों के भी पूरे ड्राइवर। मैं आपसे अर्ज करूं, जब मशरक़ी पाकिस्तान, अभी 4 दिन पहले हम जिक्र कर रहे थे इस बात का, आप ही के यहाँ एक टॉक शो के अंदर भी मौजूद था, जब मशरक़ी पाकिस्तान टूटा तो उस वक्त जो मगरिबी पाकिस्तान की क़यादत थी वो भुट्टो साहब के हाथ में थी। भुट्टो साहब ने कहा कि जो उधर जाएगा, जो मशरक़ी पाकिस्तान जाएगा, उस इजलास के अंदर जो 23 मार्च को होना था, तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, मिसाल के तौर पर। या भुट्टो साहब ने यह कहा कि जी पाकिस्तान हैज़ बीन सेव्ड। जो भी कैफियत थी, मैं किसी पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लीडरशिप जो है ना वो डायरेक्शन तय करती है और उसकी सारी पार्टी उसको फॉलो करती है। तो अगर लीडरशिप ध्यानतदार हो, पाकिस्तान को सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मसाइल का हल वर्दक साहब के पास है, इनके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, अखबार में मौजूद है। असल फ़र्क सिर्फ ये है कि हल कौन करे। ठीक है। अच्छा फिदा, ये बताइएगा कि क्या जरदारी साहब की जो वापसी हुई है, वापस आ गए हैं, तो क्या जो 1 साल आप लोगों का रहता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, पीपल्स पार्टी ने वैसे कोशिश तो काफ़ी की है पॉलिटिकल असैसिनेशन के लिए कि शायद फिर मजलूम बनकर अवाम की अदालत में आ जाएं, लेकिन शायद आपके लिए शायद 1 साल जो है ये आपको टफ टाइम मिले, और उसके बाद आप जब अवाम के पास आए, जितनी सूरत इस मुल्क की गंभीर हो चुकी, जो सूरत जो मसाइल जितने बढ़ चुके हैं, जिस तरह की लूटमार हुई है, उसके बाद शायद अवाम जो है इस तरह ना सोचते हो कि जिस तरह आप लोग सोचते हैं कि जी आप सब कुछ करने के बावजूद भी पाक साफ हैं और वो दुल्हे दुल्हाएं। तारिक, पहले तो जो आपने सवाल किया अलवी साहब से, मैं उससे एग्री नहीं करता। सही। पाकिस्तान पीपल्स मेरे सवाल से या अलवी साहब के जवाब से? आपके सवाल से। अच्छा। पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है जी
और कुछ साल पहले चले जाएं कि सिंध की बड़ी एक सियासी हैसियत है, पीर साहब पागर साहब ने जब बीबी शहीद दुबई में थी तो उन्होंने एक क्वेश्चन कोई की थी कि बिलावल भुट्टो साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और अल्लाह की तरफ से फैसला ये हुआ कि उसके बेटे ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, और आसिफ अली ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है। तहरीक इंसाफ एक अलग पार्टी है और पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है। आप किसी पार्टी के चेयरमैन या को चेयरमैन को आप हेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो कुर्बानी है, हमारी जो जद्दोजहद है, वो किसी से छुपी ढकी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात की तो यकीनी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप हमारा एहसाब इस तरीके से करें कि 4 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है, और परवेज़ मुशर्रफ का जो इससे पहले टेन्योर और जो इससे पहले जो हुकूमतें रही उनसे 4 साल के अंदर हमने कोशिश की कि जितने भी बागी ग्रुप्स थे, बेशमूल बलोचिस्तान, बेशमूल सिंध के लोग, बेशमूल गिलगित बल्तिस्तान, बेशमूल पश्तून पठान, बेशमूल आज़ाद कश्मीर के लोग, बेशमूल पंजाब के लोग, सराइकी बेल्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक की अलामत तो है ना। हमने कभी सिंध पे डिपेंड नहीं किया ना। कुछ लोग हमें ताना देते हैं कि सिंध कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, ये तो तौहीद कर रहे हैं सिंध के लोगों। नहीं, ये तो आप करते हैं ना। नहीं, सिंध कार्ड तो इस्तेमाल करते, कभी अजरक टोपी के नाम पर कर देते हैं। सिंध का कल्चर है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जो प्रेसिडेंट साहब है वो वफाक की अलामत है, वो तो सारे कपड़े पहने ना, फिर पगड़ी भी बांधे, वो जाता है। आपने नहीं देखा ना शायद, ठीक है, आपने देखा ही नहीं। पंजाब में गया, उसने सराइकी और पंजाबी में स्पीच की। सिंध में आता है वो सराइकी में स्पीच करता है, बलोचिस्तान में जाता है वो बलोची में स्पीच करता है। तो सदर साहब को आप इस बुनियाद पर तनकीद का निशाना ना बनाए कि वो टोपी पहनता है। पाकिस्तान कोर्ट जब डिसाइड करता है आपके हक में होता है फैसला, तो आप नहीं, हमने हमेशा देखे ना, सवाल ये है कि सवाल लोग करते हैं ना, जब मियाँ साहब की हुकूमत थी और जस्टिस सज्जाद शाह थे तो उसकी हुकूमत बहाल होती है, बेनजीर भुट्टो साहब अब माजी को दफन कर दे। आपने सवाल किया 4 सालों में पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया, पिछले माजी को छोड़ दे, माजी में क्या हुआ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि सिंध के अंदर आप ये कह रहे हैं कि क्या हमने नौकरी नहीं दी, सिंध के अंदर क्या गरीब हारी को हमने कोई सस्ता बीज नहीं दिया, क्या सिंध के अंदर हमने पानी नहीं दिया, क्या सिंध के अंदर जो अफराद खत्म नहीं किया। मैं फिराज साहब आपकी सारी बातें मानता हूँ, आपने बहुत कुछ किया। पंजाब में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ वो इन्हीं 4 सालों में हुआ। पंजाब में जो दूसरी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क, फैसलाबाद जो हमारा मैनचेस्टर कहलाता था, वो अगर तबाह हो गया, वहां अगर लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तो वो भी इसी गवर्नमेंट के दौर में हुआ। सिर्फ उसकी बुनियाद क्या थी, वजह क्या थी? देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ आपके फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है और कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। जहाँ आपने फैसलाबाद की बात की है तो गवर्नमेंट ऑलरेडी वहाँ फंक्शन है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो लिखा जाता है, जो उसको अपील करता है, अप्रोच करता है, तो वो हुकूमत कर रही है। सवाल ये वहाँ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी है वो क्या कर रही है। बिरदक साहब, आप इन चीजों से इत्तेफाक करते हैं कि पीपल्स पार्टी जब पाकिस्तान पर हुकूमत करती है तो पूरे पाकिस्तान पर करती है, उस वक्त इनको पूरा पाकिस्तान नजर आता है, जी हम वफाक की अलामत है। लेकिन जब इंडिविजुअल बात होती है तो उसमें दूसरे सूबों के साथ या पंजाब के साथ या सिंध के साथ जो भी कुछ ज्यादतियां होती हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह बात की है कि जी हम जो हमें अप्रोच करता है हम उसको कर देते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान एक मजे की बात आपको बताऊं कि सिर्फ इस वक्त जो है हमारे वफाकी वजीर पेट्रोलियम साहब की जानिब से बहुत सारी फैक्ट्रियों में गैस तो बंद है, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियों को इंडिविजुअली गैस फरोख्त की जाती है। क्या इस तरह की करप्शन जो है, इस तरह के जो मामला हैं, उसको कौन कंट्रोल करेगा? बदकिस्मती ये है कि इस दौर में जी गैस एक ऐसी चीज है जी कि सबसे पहले गैस घरेलू मिलना चाहिए, जी जी, उसके बाद सीएनजी, उसके बाद पावर स्टेशन जी। ये इंडस्ट्री वाले जो हैं ये चौथे नंबर पर हैं। सही, क्योंकि जब इनको सस्ती बिजली मिलती है गैस के जरिए, सही, तो इनको ये जरूरी नहीं कि गैस भी मिले। सही। फिर ये है कि इनके मुनाफे में कमी आती है। सही, इनके मुनाफे में कमी आती है। अगर ये किसी चीज पे 100 रुपए मुनाफा करते हैं तो 75 या 50 रुपए मुनाफा हो जाता है। मुशर्रफ के दौर में इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि नहीं जी गैस हमें मिले। उसने कहा नहीं, आप बिजनेसमैन हैं, बैंकों से आपको अरबों रुपए कर्जा मिलता है, आपको तमाम मुराद हासिल है। ये गैस फर्स्ट घरेलू है, सेकंड पे ये गैस सीएनजी की है, थर्ड पे पावर स्टेशनों की है। ठीक है, उस वक्त एग्री हो गए थे। आज भी मैं कितने मिलों के नाम ले सकता हूँ कि 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ गैस हमारे पास थी नहीं, तो हमने वो जो रेंटल पावर स्टेशन लिए हैं, मेरे वो गैस के क्यों लिए? गैस आपके पास है जी, लेकिन गैस आप खुद उसको तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। आप गैस उनको दे रहे हैं जो पहले से अमीर तरीन सही, उनको दे रहे हैं। सही, आप उनको रोक नहीं रहे। मुशर्रफ के दौर में क्यों गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई? सही, मुझे बताएं, कोई मुझे बता दे क्यों नहीं हुई? किसी से कोई सीएनजी पंप बंद नहीं रहा, मुझे बता दें।
यही गैस थी। फिर आपको ईरान गैस दे रहा है, तैयार है, उसने गैस पाइपलाइन भी पहुंचा दी, आगे आप काम नहीं कर रहे हैं, उसको कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूँ कि अभी जब बात हुई थी ना भुट्टो साहब के मतलब, जी, मैं सिर्फ अलवी साहब के सामने की बात करता हूँ। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ तीन सियासी जमातें थी, ठीक है। एक थी वली खान की जमात, एक थी असगर खान की जमात, और एक थी भुट्टो साहब की जमात। सही। भुट्टो साहब के पीछे लोग दीवाने हो गए थे, सही, अवाम की, और भुट्टो साहब बिल्कुल सही बात कर रहा था, अवाम की शाहराह उसने पकड़ी थी। लेकिन जब भुट्टो साहब पार्लियामेंट में गए तो उसने पहली तकरीर में जो कुछ कहा वो शायद मेरे ख्याल से फिदा को भी नहीं पता। उसने जब ऐसे देखा ना, राइट और लेफ्ट पे देखा, तो उन्होंने कहा मैंने जो कौम से वादे की है मैं वो पूरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैं रोकना चाहता था वो तो पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब मैं कैसे अपना कोई काम नहीं कर सकता हूँ। मैं एक अब उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ताहिर कादरी, मैं उसके साथ सियासी तौर पर कोई मेरा तल्लुक नहीं है, लेकिन उसने वाकई वही बुनियाद बात की जो 1979 में हमने की, कि जब तक आप इस मुल्क का निजाम तब्दील नहीं करेंगे, इसी निजाम में आएंगे, इसी निजाम में इंतखाबात